हेलो फ्रेंड, मैं सतीश तिवारी आरएम एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सब कॉन्स्टिट्यूशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के विषय में पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम प्रस्तावना या उद्देशिका है। ठीक, इसके विषय में आज हम सब विस्तृत रूप से जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप के बनते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं, इन सब बिंदु को भी पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, अगर आपकी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की और भी वीडियो चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक दे दी जाएगी, आप सब वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलते हैं, शुरुआत करते हैं। प्रस्तावना, कॉन्स्टिट्यूशन में आज प्रस्तावना, इसी को उद्देशिका भी कहा जाता है। अब प्रस्तावना जब शब्द आता है तो प्रस्तावना किसे कहते हैं, इसका अर्थ हम आप सबको बताते हैं। आप इसको संक्षिप्त रूप में जान लीजिएगा। ठीक, प्रस्तावना भारतीय संविधान में जो मूल आदर्श हैं उनको प्रस्तावना के माध्यम से, किसके माध्यम से? प्रस्तावना के माध्यम से समाहित किया गया है। ठीक, समाहित किया जाना। उसके बाद जो मूल आदर्श हैं उनको प्रस्तावना, क्या? प्रस्तावना के जो उल्लेखित शब्द हैं उनके अनुसार या उनके संदर्भ में प्रस्तुत करना। ठीक, तो ये हो गया प्रस्तावना। उसके बाद जो अगला पॉइंट है, अब कुछ मुख्य बिंदुओं को हम सब जानते हैं। ठीक, जो अगला पॉइंट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को एक उद्देशिका पेश किया। क्या? उद्देशिका पेश किया। उसके बाद उद्देशिका का अर्थ होता है, अगर कोई काम करना होता है तो उसका कुछ उद्देश्य होता है, इसलिए प्रस्तावना को उद्देशिका इसलिए कहा गया है कि जब उद्देशिका उन्होंने पेश किया तो हमारा संविधान किस रूपरेखा का होगा, हमारा संविधान का सिस्टम कैसे काम करेगा, इसी को उद्देशिका कहा गया। ठीक, उन्होंने उद्देशिका 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया। ठीक, तो अब क्वेश्चन आएगा हमारे दिमाग में। जो क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है कि प्रस्तावना जो है वो आंतरिक है या बाह्य, अर्थात वह जो प्रस्तावना है हमारे देश में पहले से था या बाहर देशों से लिया गया है। तो ये बाह्य है। क्या है? बाह्य। तो कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना? अमेरिका से लिया गया है। अगर प्रस्तावना की भाषा आता है, क्या? प्रस्तावना की भाषा, तो कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इसी शब्दों के हेर फेर की वजह से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्रस्तावना अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ठीक, अब जो जितने पॉइंट हमारे बच रहे हैं, हम प्रस्तावना के स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, इसके संविधान के स्रोत, स्वरूप, उद्देश्य, उसके बाद ये और अच्छी तरीके से आप सबको समझ में आएंगे। तो चलते हैं, शुरू करते हैं। प्रस्तावना, क्या? प्रस्तावना संविधान के स्रोत, स्वरूप और उद्देश्य, इसे 3 भागों में विभक्त किया गया है। उसके बाद संविधान के जो स्रोत हैं, अर्थात कहाँ से संविधान निकला हुआ है, तो ये जो प्रस्तावना है, हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता, इन्हीं शब्दों को इस प्रस्तावना में समाहित किया गया है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य आदि इन शब्दों को इंक्लूड किया गया है। उसके बाद हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता, जनता वह शक्ति है जो संविधान को शक्ति प्रदान करती है। क्या? संविधान को शक्ति प्रदान करती है। उसके बाद संविधान सर्वोच्च शक्तिशाली होते हुए वह सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है, अर्थात प्रशासनिक सिस्टम को चलाता है। ठीक, अब चलते हैं मुख्य बिंदु पर जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उद्देश्य और स्वरूप पर। पहला स्वरूप में क्या है? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न। पहला जो शब्द है, इसका अर्थ होता है कि पहले भारत देश था, वह अपने आंतरिक ही मामले पर निर्णय ले सकता था, बाह्य मामले पर निर्णय नहीं लेता था। लेकिन जब इस शब्द को, जो हमारा भारतीय संविधान तैयार हुआ, उसमें प्रस्तावना में इसको शामिल किया गया, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, अर्थात अब भारत देश बाहरी और आंतरिक मामलों के निर्णय ले सकता है। ठीक, जब ब्रिटिश शासन था तब तो यह आंतरिक मामले लेता था लेकिन बाहरी मामले नहीं ले पाता था। लेकिन अब है कि इस संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न होने की वजह से अब भारत देश बाहरी और आंतरिक मामले पर निर्णय ले सकता है। इसे ही संप्रभुत्व राष्ट्र ही कहते हैं। ठीक, दूसरा हमारा है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ होता है समानता, सभी समाज के लोगों पर को समान रूप से देखना। अर्थात जब यूरोप में कार्ल मार्क्सवाद चल रहा था, कार्ल मार्क्सवाद के समय में इसमें क्या था, समाजवाद में उच्च और निम्न वर्ग में संघर्ष चल रहा था। लेकिन वहाँ से काफ़ी भिन्न है हमारे देश का समाजवाद। यहाँ पर यह गांधी जी और नेहरू की विचारधारा पर आधारित है। ज़्यादातर तो यह नेहरू की विचारधारा को मानता है। ठीक, उसके बाद तीसरा क्या है, पंथ निरपेक्ष। आपको याद होगा
तो हमने अगले वीडियो में पढ़ाया था पंथ निरपेक्ष के बारे में कि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होगा। धर्म क्या होगा? सिर्फ लोगों का धर्म होगा। इस पर जो राज्य सरकारें होती हैं सिर्फ नाम मात्र के हस्तक्षेप कर सकती हैं। ठीक, क्लियर। अगला हमारा है लोकतंत्र। लोकतंत्र, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर जनता का शासन होता है, यहाँ जनता ही सर्वोपरि होती है। ठीक, उसके बाद है गणराज्य या गणतंत्र। गणराज्य या गणतंत्र का मतलब होता है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक होता है या भारत का मुखिया होता है, उसको सिर्फ जनता द्वारा चुना जाता है। यह वंशानुगत नहीं होते हैं, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो पहले राजा महाराजा होते थे वहाँ पर क्या होता था कि इनके पुत्र को ही गद्दी पर बिठा दिया जाता है, इनको ही राजा बना दिया जाता है। लेकिन अब हमारे देश में गणतंत्र या गणराज्य व्यवस्था है, तो यहाँ पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है। ठीक, तो स्वरूप के विषय में आप सबने पढ़ लिया है, आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। ठीक, अब चलते हैं उद्देश्य की तरफ। यहीं से क्वेश्चन स्वरूप और उद्देश्य से ज़्यादातर बनते हैं। ठीक, और उद्देश्य की तरफ चलते हैं। उद्देश्य में पहला हमारा पॉइंट है न्याय। न्याय में क्या है? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। कभी कभी पूछ लेता है कि जो प्रस्तावना में शामिल हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय, उसको सीरियल वाइज इंक्लूड कीजिए। तो क्या है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक, कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्देश्य में जो न्याय शामिल नहीं किया गया है, जिसकी मान्यता नहीं दी गई है, वह कौन सा है? वह है धार्मिक। इसमें धर्म को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि हमने पढ़ा है पंथ निरपेक्ष, क्योंकि राष्ट्र का कोई धर्म नहीं होता है और उसके बाद धर्म सिर्फ लोगों का होता है, इसलिए धार्मिक न्याय को यहाँ पर मान्यता नहीं दी गई है। ठीक, दूसरा हमारी स्वतंत्रता को आपने पिछले वीडियो में भी पढ़ा है, इसलिए इस पर ज़्यादा संक्षिप्त जानकारी ही देंगे। स्वतंत्रता का मतलब होता है सिर्फ बोलने की स्वतंत्रता हो गई, कहीं रहने की स्वतंत्रता, आवागमन की स्वतंत्रता, खाने पीने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता, जिससे कि लोग अपना भी विकास कर सके और देश का भी विकास कर सके। ठीक, अगला है समता एवं समानता। समता अर्थात समानता, सभी देश के नागरिक को समान रूप से देखना, अर्थात सभी के लिए कानून समान होना। ठीक, अगला है व्यक्ति की गरिमा। व्यक्ति की गरिमा, हर एक व्यक्ति की गरिमा होती है, सभी व्यक्ति की अपनी गरिमा है। इसको बाद में अनुच्छेद 21 में शामिल किया गया। इसको जब अनुच्छेद पढ़ेंगे तो इसको और विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक, अगला है राष्ट्र की अखंडता एवं एकता। आपको पता ही होगा कि भारत देश, अपने ही भारत देश में विभिन्न प्रकार के जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन फिर भी राष्ट्र की अखंडता एवं एकता बनी रहती है। ठीक, लास्ट है बंधुत्व। बंधुत्व का मतलब है भाईचारा। ठीक, तो हमने उद्देश्य और स्वरूप को पढ़ लिया है, तो आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा इन शब्दों के अर्थ को। तो अब जो हमने पॉइंट छोड़ा था इस पर चलते हैं, यहीं से छोड़ा हुआ था। क्वेश्चन इन तारीखों को लेकर के आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है तो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन, लेकिन कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए आप इसको एक बार फिर से देख लीजिएगा कि जो हमारा संविधान तैयार हुआ या अंगीकृत हुआ 26 नवंबर 1949 को, और जो लागू हुआ संविधान वो 26 जनवरी 1950 को। ठीक, उसके बाद एक संशोधन हुआ, 42वां संविधान संशोधन। उसमें 3 शब्द जोड़े गए। कौन कौन से थे वो? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। क्वेश्चन क्या पूछता है कि वह कौन सा संशोधन था जो प्रस्तावना में, जिसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे? तो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन 1976। उसमें क्या क्या जोड़े गए? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप सब पढ़ लीजिएगा, एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक, अगला है, आप कुछ शब्द है जिसमें प्रस्तावना को कुछ लोगों ने उसको एक अलग नाम से नाम दिया है, उसका एक अलग नाम दिया है। एक थे N.A. पालकी वाला, उन्होंने प्रस्तावना को परिचय पत्र नाम दिया। क्या? परिचय पत्र। और उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, उन्होंने ये कहा कि प्रस्तावना अर्थात ये हमारे दीर्घकालीन सपनों का विचार है। ठीक, और तीसरा जो हमारे थे ठाकुर दास भार्गव ने, उन्होंने कहा कि ये है भारतीय संविधान की आत्मा है। ठीक, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि हमने तो पढ़ा है कि अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, लेकिन इसको इस अनुच्छेद 32 को किसने कहा था? B.R. अंबेडकर ने। किसने? भीमराव अंबेडकर ने। अगर क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को किसने कहा है, तो ठाकुर दास भार्गव ने। अगर यह भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं आता है, फिर भी आपको प्रस्तावना को लगाना होगा। ठीक,
अब 2 वाद हुए थे प्रस्तावना में, ठीक। इसमें था बेरूवादी संघवाद, 1960 में हुआ था। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना में कोई भी संशोधन नहीं हो सकता, जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक। उसके बाद एक वाद हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय को बदलते हुए कहा कि इसमें संशोधन तो चाहे जितने हो सकते हैं, कोई गिनती नहीं है, कोई भी संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन इसके मूल जो ढांचे हैं इसको परिवर्तित नहीं किया जा सकता। तो ठीक, उसके बाद अब सारे पॉइंट हमारे क्लियर हो गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में आज प्रस्तावना और उद्देशिका के विषय में हमने संपूर्ण जानकारी आपको दी है। अगर आपको हमारी ये सीरीज, हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिएगा। आपको कोई परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।